तो दोस्तों फाइनली 2024 मैट्रिक परीक्षा का क्रैश कोर्स वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि क्रैश कोर्स में ना आप लोग का टोटल क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को कंप्लीट कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन बैंक का ना सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा जो जो एग्जाम के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब इसी में से रहेगा। जितना हम क्वेश्चन कराएंगे सभी सब्जेक्ट का कराएंगे। तो आप लोगों ने एक महीना बस टाइम दीजिए इस पर, आप लोग का 450 प्लस नंबर आएगा। बस क्रैश कोर्स आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में ना हम हाथ से लिखकर क्वेश्चन को खुद तैयार कर रहे हैं जो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आप लोग का ना आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है। देखिए ये आपके एग्जाम में ना हमेशा पूछता है, ये पूछेगा नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछेगा। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन का नियम होता है ना, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। जैसे आने वाला प्रकाश हो गया, आने वाला प्रकाश को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, यहां से टकरा कर जाता है इसको परिवर्तित किरण बोलते हैं, परिवर्तित किरण। और देखिए सतह हो गया, टल हो गया, क्या बोलते हैं इसको, टल। और बीच में होता है अभिलंब। तो यह जो तीनों होता है ना, तीनों एक एक तल पर होता है। किस पर होता है, एक ही को तल पर होता है। और दूसरा देखिए आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होता है ना, वह परिवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये आने वाला प्रकाश हो गया आपतन कोण, ये अभिलंब के साथ मिलकर बनाता है आपतन कोण। और परिवर्तित किरण यह हो गया, परिवर्तित किरण हो गया, यह अभिलंब के साथ परिवर्तन कोण बनाता है। तो ये दोनों होता है ना आपस में बराबर होता है, यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है। प्रकाश का बड़ विक्षेपण वाला क्वेश्चन भी आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रकाश का बड़ विक्षेपण होता है ना, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा, जैसे प्रिज्म हो गया और यह श्वेत प्रकाश हो गया, इसको गुजारा जाता है ना, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 गो रंग में विभक्त हो जाता है। कितना रंग में, 7 गो रंग में विभक्त हो जाता है। और यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 7 रंग क्या होता है, दिखाई देने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण। देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण होता है ना, उसका उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये भी एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और पीछे से आने वाला वाहन का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए जो भी उत्तल दर्पण होता है उसमें ना वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। तो हम लोग वाहन देखे, जैसे 4 चक्का हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तो उसमें साइड में जो दर्पण लगा होता है ना, वह उत्तल दर्पण होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि उसमें जो भी पीछे से अगर गाड़ी आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होती है, मतलब वस्तु क्या होता है, सुरक्षित रहता है। इसीलिए क्या किया जाता है, उसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन तो 100% आप लोग का पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए उत्तल दर्पण को समझिए पहले, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक मतलब होता है आभासी, आभासी हम लोग कल्पना करते हैं वैसा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में ना वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक बनेगा और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। और देखिए दूसरा गुण कह रहा है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। जैसे हम लोग वाहन के साइड में जो प्रयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण रहता है, तो उसमें प्रतिबिंब अगर हम देखेंगे तो बहुत छोटा बनता है। वहीं पर आप लोग देखिएगा तो अवतल दर्पण में तो इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार का बनता है। अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, तीनों बन सकता है। देखिए तीसरा अंतर कह रहा है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में ना हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे जैसे सामने से गाड़ी आ रहा है ना वैसे ही सेम प्रतिबिंब बनेगा। और जो अवतल दर्पण होता है ना, इसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। तो आप लोग अंतर अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग 3 गो लिख दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 गो अंतर आप लोग को लिख दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है। जैसे अवतल दर्पण का अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो देखिएगा आप लोग समझिएगा, अवतल दर्पण का फिगर ऐसे हम लोग बनाते हैं। इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, अंदर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रता केंद्र यही ना हुआ आप लोग का। तो कह रहा है जब उस पर
प्रकाश पड़ता है ना तो एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, जितना भी प्रकाश जाएगा ना सब एक ही को बिंदु पर आकर क्या होगा, मिल जाएगा, अभिसरित हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर अवतल दर्पण का हम लोग प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश सभी एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण है, उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा, सारा क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, मतलब आप लोग के एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का 450 नंबर आएगा। कितना नंबर, 450 गारंटी है कि आप लोग का नंबर आएगा। तो देखिए उत्तम ईंधन के लक्षण हो जाएगा ना, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, मतलब ऊष्मा ज्यादा निकलना चाहिए। दूसरा हो जाएगा इसका ज्वलन ताप उच्च होना चाहिए, मतलब जो जलता है ना इसका ज्वलन ताप हाई होना चाहिए। और तीसरा कह रहे यह सस्ता होना चाहिए, का मतलब कम पैसा में ज्यादा ऊर्जा हो, ज्यादा ज्वलन ताप हो, इसी को हम लोग उत्तम ईंधन बोलते हैं। उत्तम ईंधन का इसको बोलते हैं जो कम पैसा में ज्यादा ऊर्जा दे, ज्यादा ताप दे, इसी को हम लोग उत्तम ईंधन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब यानी किसी भी चीज का प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो इसे एम से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किसे सूचित किया जाता है, एम से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा को आप लोग समझिएगा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। देखिए आप लोग का ना जितना भी क्वेश्चन है ना सबका आसान लैंग्वेज में उत्तर दिए हैं, ताकि आप लोग याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्जाम आप लोग का 1 मंथ बचा है। तो आप लोग ना इसका PDF हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, और हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और जिनका एक भी क्वेश्चन डाउट हो ना, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इंस्टाग्राम पर हमको ना उसका लिंक दे देंगे, वहां से फॉलो कर लीजिएगा और क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, हम बनाकर आप लोगों के पास सेंड कर देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र का जो समंजन क्षमता होता है ना उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके यानी बढ़ाकर घटाकर मतलब क्या करता है, दूर की वस्तु को देख लेता है और नजदीक की वस्तु को देख लेता है, तो उसी को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित कर लेता है मतलब ना दूर बिंदु तक, दूर अनंत तक देख सकते हैं, नहीं तो 25 सेमी तक न्यूनतम यानी दूर बिंदु या नजदीक के बिंदु को आसानी से देख सकता है, इसी को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे एक गोला हो गया, खोखला गोला हो गया, इसका एगो हिस्सा नो मतलब आधा अगर हम लोग मेटका दे, आधा इधर का मेटका दे, तो एगो हिस्सा ही बचेगा, एगो हिस्सा जो बचेगा एगो हिस्सा ही हो गया, यही क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। मतलब किसी खोखले गोले का एगो भाग का कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं, तो 10 वो क्वेश्चन में से कम आप लोग का 4 गो से 5 गो एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर टोटल वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।